Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Look and Learn. So today I am here with most expected questions for NEET 2026 from your next chapter which is molecular basis of inheritance. So आज हम इस चैप्टर से पढ़ेंगे what are the most expected questions for NEET 2026. So question number 1 is the process of activation of amino acids in the presence of ATP and its linkage to the cognate tRNA is known as. अब आपको ये पता है कि जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है दैट इज मेजरली डन बाय टीआरएनए जो कि कोडोन्स को रीड कर कर एंटी कोडोन्स लेकर आता है। तो यहाँ पर वो उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, एक स्टेप होता है विच इज एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए जिसमें आप अमीनो एसाइल आरएनए का रोल पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो प्रोसेस है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स का जो कि एटीपी की प्रेजेंस में होता है और उसको फिर उसके कोग्नेट टीआरएनए के साथ लिंक किया जाता है, तो उस स्टेप को क्या बोलते हैं? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ एटीपी, कैपिंग ऑफ टीआरएनए और अमीनो असाइलेशन ऑफ एटीपी। So the correct answer for this question is option number A, which is charging of टीआरएनए। तो यहाँ पर इस इमेज में मैंने आपको प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया है कि कैसे टीआरएनए कोडोन्स को पढ़कर जो कि एमआरएनए पर होते हैं एंटी कोडोन्स को लेकर आता है। सो प्रोसेस में क्या होता है, अमीनो एसिड इज अटैच टू द स्पेसिफिक टीआरएनए एंड ये एटीपी की मदद से होता है, इसलिए इसे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी बोलते हैं या इसका दूसरा नाम है अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। एंड इसे कौन सा एंजाइम करता है? दिस इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, अनट्रांसलेटेड रीजन्स जिन्हें आप यूटीआर्स भी बोलते हैं वो एमआरएनए में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एट बोथ 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड एट ओनली 5 प्राइम ओनली 3 प्राइम और आफ्टर स्टार्ट कोडोन एंड बिफोर स्टॉप कोडोन। तो आपको बताना है कि जो यूटीआर्स होते हैं जिन्हें आप अनट्रांसलेटेड रीजन्स बोलते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। So the correct answer for this question is they are present at both 5 prime end and at 3 prime end. ये क्या होते हैं बेसिकली, जैसे कि नाम से पता चल रहा है यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन्स, तो ये ऐसे रीजन्स होते हैं जो कि एमआरएनए के नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं विच आर नॉट ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स। ये आपको दोनों एंड्स पर मिलते हैं। इनका काम क्या है? एमआरएनए की स्टेबिलिटी को बढ़ाना और ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी को ये रेगुलेट करते हैं। Coming to question number 3, in Oswald Avery, Colin McLeod and Macklin McCarthy experiment, आपको पता है तीन लोगों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था टू prove that DNA is the genetic material which is transferred from one organism to the other। और इस एक्सपेरिमेंट को द फाइनल नेल इन द कोफिन एक्सपेरिमेंट भी हम कह सकते हैं क्योंकि इसके बाद ये अल्टीमेटली प्रूव हो गया था। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट था ऑल्दो हर्शे एंड चेज का, जिन्होंने बैक्टीरियोफेज का यूज करके हमें ये प्रूव किया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल। सो देयर वर 3 साइंटिस्ट, एवरी, मैक्लोड एंड मैककार्टी। सो आपसे क्वेश्चन पूछा है उनके एक्सपेरिमेंट में the process of transformation was affected by which of the following enzymes? किस एंजाइम की मदद से उन्हें मिला था कि हाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एंड दे प्रूव दैट ट्रांसफॉर्मेशन वाज बिकॉज ऑफ डीएनए। सो इट वाज इट डीएनएज, आरएनएज, प्रोटीएज और बोथ आरएनएज एंड प्रोटीएज। सो आपको पता है कि उन्होंने तीन डिफरेंट एंजाइम्स यूज किए थे। पहले जब उन्होंने प्रोटीनेज यूज किया तब भी उन्हें देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आर सेल से एस सेल्स बने हैं। जब उन्होंने आरएनए यूज किया, मतलब आरएनए को डाइजेस्ट कर दिया, तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। बट व्हेन दे यूज्ड डीएनए, मतलब कोई डीएनए उनके मीडियम में नहीं बचा, देन देयर वाज नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर सेल्स टू द एस सेल्स। सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि कौन क्या आंसर है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डीएनए। सो मैक्लोड, मैककार्टी एंड एवरी के एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जो है वो डीएनए को डाइजेस्ट करता है, जब डीएनए को ऐड कर देते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है। तो इससे हमें प्रूव हो गया था कि डीएनए ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल इज। अब आपको पता है हमारे पास दो जेनेटिक मटेरियल हैं, वन इज आरएनए and one is DNA. So DNA is the genetic material in maximum organisms. Why? Because of its stability. आपसे पूछ रहा है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? बैक्टीरियोफेज लैम्डा, 5174 बैक्टीरियोफाज, क्यूबी बैक्टीरियोफाज या इस्चेरिशिया कोलाई। So the correct answer for this question is option number C, QB bacteria, bacteriophage। ये आपको मैंने इमेज लगाई है। Now you must know what is bacteriophage. So bacteriophage are the viruses
which infect bacteria. ओके, तो ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. सो क्यूबीबैक्टीरियोफाज, इट यूजेस आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल. इसको हम आरएनए वायरस या रेट्रोवायरस की कैटेगरी में भी रख देते हैं क्यूबीबैक्टीरियोफाज को. अब यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन आता है कि जो आपके रेट्रोवायरसेस हैं वो उसका आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अपनी एनसीईआरटी में क्लास 12 में पढ़ा है. आप मुझे बताएंगे वो किस फैमिली का है एंड वो क्या कॉज, वो फैमिली इज रेट्रोवायरस. व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरस एंड व्हाट डिजीज डज इट कॉज. मोस्ट ऑर्गेनिजम्स डीएनए यूज करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, बिकॉज इट इज मोस्ट स्टेबल, एंड आरएनए का वो यूज नहीं करते हैं. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चारगाफ रूल से है. इफ a double stranded DNA has 20% of the cytosine, what will be the percentage of adenine in it? So इसके लिए आपको पता होना चाहिए, हमारे पास चारगाफ नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके लिए रूल दिया था जिसको हम चारगाफ्स रूल बोलते हैं. अब आपको बताया हुआ है कि 20% साइटोसिन है, तो आपसे एडेनिन पूछा है. Yes, you can pause the video and you can calculate it and then tell me the correct answer. अब आपको पता है 20% साइटोसिन है तो उतना ही गुआनिन भी होगा, क्योंकि सी को पेयर करने के लिए उतने ही गुआनिन भी चाहिए. नाउ 40 इज योर साइटोसिन प्लस गुआनिन. नाउ 60 यू आर लेफ्ट विद एडेनिन एंड थाइमिन. सो आप इसको हाफ हाफ कर दो. 30% एडेनिन, 30% थाइमिन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 30. ये यहाँ पर आपको मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है अगर आपको नहीं समझ में आया तो. Question number 6. During transcription, what is transcription? The conversion of DNA to RNA is transcription. तो आपसे पूछा है during transcription the site of DNA molecule at which RNA polymerase binds is called. ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ऐसी साइट डीएनए मॉलिक्यूल की जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोमोटर, रेगुलेटर, टर्मिनेटर, ऑपरेटर. सो द करेक्ट आंसर इज प्रोमोटर. यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रांसक्रिप्शन साइट की इमेज दी है विच इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी. तो आपको पता होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या होता है. यू हैव अ प्रोमोटर, यू हैव अ टर्मिनेटर. प्रोमोटर इज द साइट जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा. टर्मिनेटर इज द साइट जहां पर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा. देन यू हैव स्ट्रक्चरल जीन्स जिन्हें ट्रांसक्राइब किया जाएगा. यू हैव टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसको देख कर आपका ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है. एंड यू हैव अ कोडिंग स्ट्रैंड या जिसको आप नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. हिस्टोन्स आर रिच इन. जैसे ही आपके दिमाग में हिस्टोन आता है तो आपके दिमाग में न्यूक्लियोसोम आना चाहिए. व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? याद करो, आपने बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा कुछ स्ट्रक्चर पढ़ा है. राइट. सो उसको आप न्यूक्लियोसोम बोलते हैं. सो हिस्टोन कौन से अमीनो एसिड्स में रिच होते हैं? लाइसिन, हिस्टिडिन, वैलिन, हिस्टिडिन, आर्जिनिन, लाइसिन और आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन. सो द करेक्ट आंसर इज इट इज रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स आर्जिनिन एंड लाइसिन. ठीक है. तो हिस्टोन्स क्या है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं क्योंकि दे आर रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन अमीनो एसिड्स. सो बेसिक अमीनो एसिड्स क्या करते हैं? हिस्टोन को डीएनए को बाइंड करने में मदद करते हैं, बिकॉज यू नो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन. तो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है, आपके हिस्टोन्स जो है पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो दे बाइंड टुवर्ड अराउंड द हिस्टोन. Now, question number 8, you have assertion reason. The S strain of Streptococcus pneumoniae forms smooth, shiny colonies, while the R strain produces rough colonies. Reason है S strain is virulent and caused pneumonia, whereas R strain is avirulent and did not cause pneumonia in mice. So आपको assertion reason बहुत ध्यान से करने होते हैं. पहले आपको ये देखना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. अगर एक फॉल्स है तो आपका क्वेश्चन वैसे ही इजी हो गया. अगर दोनों करेक्ट हैं देन यू विल सी क्या रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है. सो टेल मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज option number C, where it says both A and R are true and R is the correct explanation of A. आपको पता है जो S स्ट्रेन है जिसको आप स्मूथ स्ट्रेन बोलते हैं वो उसके पास एक पॉलीसेकेराइड कोट होता है जो कि उसे वायरुलेंट बनाता है. दैट मीन्स इट कॉजेज न्यूमोनिया. जबकि R स्ट्रेन में ऐसा पॉलीसेकेराइड कोट नहीं होता है विच मेक्स इट ए वायरुलेंट. इसमें न्यूमोनिया हमें नहीं होता है और ये हमें ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से पता चला था. दिस इज द I hope it is clear. This is the microscopic image of smooth and rough colonies of Streptococcus pneumoniae.
Question number 9. Identify the incorrect statement. In prokaryotes, the structural gene is polycistronic. In eukaryotes, structural genes have interrupted coding sequences. Eukaryotes have split gene arrangement or intervening sequences appear in mature RNA. तो आप वन बाय वन स्टेटमेंट्स से जाएंगे, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो प्रोकैरियोट्स में स्ट्रक्चरल जीन पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है, ठीक है। यूकैरियोट्स में स्ट्रक्चरल जीन्स हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस। यूकैरियोट्स हैव स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, ठीक है। इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस अपीयर इन मैच्योर आरएनए। सो यहाँ से आपको बहुत क्लियर है दैट योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आपको मेच्योर आरएनए में इंटरवेनिंग सीक्वेंस देखने को नहीं मिलते हैं। इंट्रॉन्स आपको प्री एमआरएनए में देखने को मिलते हैं। एमआरएनए में आपको कोई भी इंट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ आपको एक्सोन्स ही देखने को मिलते हैं। Question number 10. In the DNA molecule, which statement is correct? DNA molecule की कौन सी statement आपको इसमें से correct लग रही है? Adenine to thymine proportion varies. Strands run anti-parallel. That means one runs 5 prime to 3 prime and other runs 3 prime to 5 prime. Option number C says purines not equals to pyrimidines. And next last है strands run parallel in 5 prime to 3 prime direction. So yes, think about the questions, think about the question, think about the statement and then tell me the answer. आपको एक correct statement बतानी है. So yes, the correct answer is the strands run anti-parallel to each other. आपको पता है एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करता है एंड दूसरा जो स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम मूव करता है, राइट। सो डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने प्रूव किया था। क्वेश्चन नंबर 11 इज द ह्यूमन क्रोमोसोम्स विद द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर ऑफ जीन्स आर। ये आपको मैंने ह्यूमन कैरियोटाइप बताया है। आपको पता है वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें से 22 सबके पास सेम है। फीमेल्स में एक्स एक्स है एंड मेल्स में एक्स वाई है। इनको आप एलोसोम बोलते हैं। 22 जो पेयर्स हैं उन्हें आप ऑटोसोम्स बोलते हैं। सो आपसे पूछा है हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर ऑफ जीन्स किस क्रोमोसोम में होते हैं। तो ये आपने ह्यूमन जीनोम में पढ़ा है टॉपिक। सो इसका करेक्ट आंसर है क्रोमोसोम नंबर 1 एंड वाई। दोनों की इमेज मैंने आपको दी है। क्रोमोसोम नंबर 1 इज हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स, whereas क्रोमोसोम नंबर वाई हैज द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ जीन्स। वाई क्रोमोसोम पर मेनली सिर्फ मेल स्पेसिफिक जीन्स ही मिलते हैं, जो करेक्टर्स आपको सिर्फ मेल्स में ही मिलते हैं। Question number 12. Which of the following is not a criteria that a molecule must fulfill to act as a genetic material? ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है एक मॉलिक्यूल जो फुलफिल करना उसे जरूरी नहीं है if it is acting as a genetic material? It should be able to generate its replica. It should be able to express itself in form of Mendelian characters. It should be reactive chemically but stable structurally. It should provide the scope for slow changes required for evolution. अब ये सभी स्टेटमेंट्स आपकी एनसीईआरटी में एज इट इज दी हुई हैं। सो दैट्स व्हाई मैं आपको बार बार बोलती हूँ प्लीज फोकस ऑन एनसीईआरटी। So correct answer is it should be reactive chemically but stable structurally. ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इट शुड बी स्टेबल केमिकली। अगर केमिकली स्टेबल नहीं होगा जैसे कि आरएनए है तो उसमें क्या होता है, म्यूटेशंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13. ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स एलोंगेट। अब पहले आपको ये पता चाहिए ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं जो आपको लैगिंग स्ट्रैंड पर मिलते हैं, जो कि डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में सिंथेसाइज होते हैं। तब वो आपसे पूछ रहा है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स एलोंगेट लीडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोक, लैगिंग स्ट्रैंड्स टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोक, leading strand away from the replication fork, lagging strand away from the replication fork. तो एक हिंट तो मैंने आपको दे दिया, दे आर फाउंड इन द लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये दो ऑप्शंस तो आपके डिलीट हो गए। अब वो आपसे पूछ रहे हैं टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क और अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। तो रेप्लिकेशन फॉर्क आपका कुछ ऐसे होता है,
ठीक है, एक सिंथेसिस आपका ऐसे हो रहा है विच इज योर लीडिंग स्ट्रैंड, तो लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस आपका ऐसे होता है. So now you can give me the answer. The correct answer is away from the replication fork. ये मैंने आपको यहाँ पर इस इमेज में भी दिखाया है. Question number 14. Which of the following enzymes separates the two strands of DNA during replication? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन? जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हेलिकेस. एंड मैंने आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर सभी एंजाइम्स की एक लिस्ट लगाई है कि कौन सा एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन में क्या काम करता है. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर further help. Question number 15. DNA replication is conservative, conservative and discontinuous, semi-conservative and discontinuous, semi-conservative and semi-discontinuous. So आपने मुझे बताना है DNA replication कैसा प्रोसेस है. ये भी आपकी एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है. So this is semi-conservative and semi-discontinuous. आपको पता है कि हमेशा ही एक पेरेंट स्ट्रैंड होता है एंड एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है, तो हम इसको बोलते हैं दिस इज सेमी कंजर्वेटिव. ईच न्यू डीएनए मॉलिक्यूल हैज वन ओल्ड एंड वन न्यू स्ट्रैंड. डिसकंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि आपको पता है, अभी बताया, जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसकी सिंथेसिस कंटिन्यूअस होती है और जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसकी सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस होती है. The fragments of DNA are joined together by which of the following enzymes? कौन molecular glue है in the process of DNA replication? So the correct answer is option number D, DNA ligase. ठीक है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनाता है बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स एंड ये लैगिंग स्ट्रैंड को कंप्लीट करने के लिए बहुत जरूरी है. क्वेश्चन नंबर 17. डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइजेस. डायरेक्शन पूछिए आपसे. डीएनए इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, डीएनए इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एमआरएनए इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एमआरएनए इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम टू 5 प्राइम. तो ये तो सबसे पहले आपको याद रखना है, सभी सिंथेसिस जो होंगी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होंगी. तो ये दोनों तो डिलीट हो गए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम. अब आपसे पूछा डीएनए पॉलीमरेज क्या सिंथेसाइज करेगा. सो इजी, नाम से पता चल रहा है, डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए के पॉलीमर्स बनाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डीएनए इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. Question number 18. Association of histones H1 with nucleosome shows occurrence of transcription, occurrence of replication, exposed DNA double helix, or the condensation of DNA into chromatin fiber. जो H1 हिस्टोन है, जिसको आप लिंकर हिस्टोन भी बोलते हैं, उसका न्यूक्लियोसोम के साथ एसोसिएशन आपको क्या बताता है? इट शोज द कंडेंसेशन ऑफ डीएनए इनटू क्रोमेटिन फाइबर. ठीक है, तो H1 हिस्टोन जो है वो एक लिंकर हिस्टोन है, न्यूक्लियोसोम से बाइंड करता है, डीएनए कंडेंसेशन को फैसिलिटेट करता है. क्योंकि आपको भी पता है आपका जो डीएनए है उसके इंटायर लेंथ है 2.2 मीटर्स और उसे एक माइक्रोस्कोपिक सेल के क्रोमोसोम में फिट होना है. तो वो कैसे होता है? ऑब्वियसली इट इज हाईली हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर. Question number 19. The 3 prime to 5 prime phosphodiester linkage joins. Phosphodiester bond क्या करता है, किसको join करता है? So here I have shown you the structure of a nucleotide. आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है. You have nitrogen base, right? You have sugar and you have phosphate bond. तो नाम से पता चल रहा है phosphodiester, मतलब it is joining two sugars. ठीक है, so the correct answer is it joins two nucleotides. 3 प्राइम कार्बन को 5 प्राइम कार्बन के साथ लिंक करता है, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन बनाता है और डीएनए पॉलीमर चेन को क्रिएट करता है, जिससे आपके पास एक लंबी डीएनए चेन बन जाती है बाय जॉइनिंग ऑफ टू डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स. टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन इज ट्रिगर्ड बाय. रेप्लिकेशन की टर्मिनेशन को कैसे ट्रिगर किया जाता है? डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, एसएसबी और टस प्रोटीन. So the correct answer for this question is TUS protein. TUS protein की फुल फॉर्म है टर्मिनस यूटिलाइजेशन सब्सटेंस. ये डीएनए से बाइंड करता है उसके टर्मिनेशन सीक्वेंसेस पर और फर्दर मूवमेंट ऑफ रेप्लिकेशन फोक को ये स्टॉप कर देता है एंड हियर thereby it completes the DNA replication process. So that was it for your today's class on most expected questions from molecular basis of inheritance. Our next video will be on most expected questions from your next chapter, which is evolution.
If you're finding these chapters, these lessons, these videos helpful, then do like, share, subscribe to my channel. Thank you.